मिस्टर महेंद्र भट्ट। माननीय उप सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और मैं वित्त मंत्री जी द्वारा जो विधेयक के संदर्भ के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, देश का विकास आज भाषणों से नहीं होता है। आज देश का विकास देश का नागरिक अपनी आंखों से देख रहा है और मैं कह सकता हूं कि पहली बार इन 10 वर्षों में जनता को लगा कि देश के अंदर देश का मुखिया अगर किसी बात को बोलता है तो उस कार्य का शिलान्यास भी करता है और उस कार्य का लोकार्पण भी करता है। मैं 10 वर्ष के पहले के भारत के दृश्य को भी समझता हूं। मैं उस कालखंड को भी समझता हूं जिस कालखंड में लोगों को पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं हुआ करती थी। मैं उस कालखंड को भी समझता हूं जब 1 आना 2 आना चलता था, रुपए की वैल्यू थी, लोग श्रमजीवी होते थे। उस कालखंड में अगर जिनके पास 60 वर्षों से शासन रहा, अगर उन्हें देश के विकास के लिए कुछ करने की उनकी क्षमता होती, कुछ करने का उद्देश्य होता, तो आज जिस परिदृश्य में, जिस स्थिति में देश की आज गरीबी की चर्चा हो रही है, शायद उस दिशा से हम बहुत आगे निकल गए होते। मैं जानता हूं कि विपक्ष को भी सुझाव देने का अधिकार है और मैं इस बात को भी जानता हूं, विपक्ष ने महसूस कर लिया होगा कि जिस प्रधानमंत्री को देश ने तीसरी बार निर्वाचित किया है, एक एक सुझाव विपक्ष का इस बात के लिए द्योतक है, इस बात का संदेश है कि वो भी चाहते हैं आने वाले समय में मोदी जी लगातार देश का नेतृत्व करते रहे। इसलिए उनके सारे सुझाव भी हमारे सरकार को बल देने वाले हैं, इसलिए मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। महोदय, मैं जानता हूं कि यह देश अनेकों वर्षों तक गुलाम रहा, गुलामी के अनेकों कारण रहे होंगे, लेकिन यह भी सत्य है गुलामी के से पहले मेरे देश का जो परिदृश्य था, मेरे देश के अंदर जो भाव था, आज भी मैं कह सकता हूं कि अगर यह कहा जाता था कि दूध की नदियां बहती हैं, देश के अंदर हर प्रकार की संपन्नता है, तो मैं आज भी कह सकता हूं अगर हृदय से देखा जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी भावनात्मक रूप से उस दृश्य को जब ध्यान करता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, वो आज भी संपन्न है। ये ठीक है कि आज बजट के उन सारे पहलुओं पर आज वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रस्तुतियां रखी हैं, वो आज के परिदृश्य में रखी हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में रखी हैं। हमने विश्व के आगे अपने को स्थापित करना है और विश्व का स्थापित करने के लिए देश की जो पॉलिसी है, देश का जो अर्थतंत्र है, उस पर एक प्रकार से गुणवत्ता सुधार होना चाहिए। देश में मैं आज कह सकता हूं कि बजट अगर सर्वव्यापी से चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उस पर बहुत ध्यान दिया गया। आज देश की सड़कों को देखिए, इसकी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने। कभी बिहार के अंदर चर्चा होती थी सड़क काम को हेमा मालिनी की गाल जैसी नहीं चाहिए, यह चर्चा थी, लेकिन मैं आज कह सकता हूं देश के अंदर अगर सड़कों का जो स्वरूप बना है, उस स्वरूप की अगर चर्चा करेंगे तो अच्छी सड़कें बनाने का श्रेय अगर देश के अंदर किसी सरकार को जाता है, किसी प्रधानमंत्री को जाता है, तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। मैं जानता हूं अनेकों बाईपास बने हैं, आजकल अच्छे पुल बने हैं, 8-8 लाइनों की सड़कें बन रही हैं और ये गति लगातार चल रही है। और मैं तो बहुत सीमावर्ती राज्य से आता हूं, वहाँ ऑल वेदर रोड ने जो स्थान अपना बनाया है, आज उत्तराखंड की हर सड़कें इस प्रकार की हैं कि हमारी हर वर्ष की यात्रा उस दृष्टि से बढ़ रही है। दूसरा विकास का क्षेत्र होता है शिक्षा का क्षेत्र। माननीय उप सभापति महोदय, मैं बता सकता हूं आज सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछली बार से 1.3 लाख करोड़ अधिक है। इस बात का संकेत है क्या ये ठीक है कि देश के अंदर 74% शिक्षा आज पूरे देश के अंदर हो चुकी है, उसमें कुछ 82% पुरुषों की शिक्षा है, 65% महिलाओं की शिक्षा है, और केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे राज्यों ने 90% ज़्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ाया है। लेकिन मैं जानता हूं पहली बार देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई है। यह शिक्षा नीति जहाँ रोजगार परक शिक्षा नीति है, वहीं ये तय हुआ है कि भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसको कठोरता से लागू करने का काम किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। स्वास्थ्य एक बड़ा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ, पहाड़ का व्यक्ति हूँ, हमारे यहाँ अगर पलायन होता था शिक्षा स्वास्थ्य सड़क के लिए होता है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है महोदय, अधिकतर जनपदों के तो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जब इस बात की चर्चा देश का मुखिया करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो दूर दराज के कोने पर रहने वाला वो नागरिक इससे कितना लाभान्वित होगा आप सोच सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है
और मैं कह सकता हूं कि 70 वर्षों में केवल 7 एम्स और आज 23 संख्या हो गई है। इन 10 वर्षों में 16 नए एम्स खुलना, ये इस व्यक्ति का विजन है। इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। हम लोग जानते थे आयुष्मान कार्ड चर्चा का विषय होता था, रोज गरीब व्यक्ति में पैसा नहीं होता था, कर्जा लेकर इलाज करता था, गरीब को कोई कर्जा भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अगर आयुष्मान कार्ड की योजना पूरे देश के अंदर गई, मेरा राज्य तो उन राज्यों में है कि हमने एक एक नागरिक को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। रक्षा बजट, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे उत्तराखंड के एक एक गाँव के अंदर एक एक सैनिक है, हर परिवार में एक सैनिक है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों के अंदर सैनिकों के सम्मान का जितना काम प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में हुआ है वो ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज पहली बार हम अपने सारे इक्विपमेंट्स, सारे आर्मी के संसाधन अपने देश में कर रहे हैं। आज तक जितना भी सामग्री खरीदी जाती थी, एक प्रकार से भ्रष्टाचार की उसमें बू आती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमने अगर किसी देश से सामग्री भी ली होगी तो हमने तकनीक भी ली होगी, और आज मेरा देश सैन्य सामग्री, हर सामग्री को बनाने की स्थिति में है। मैं मानता हूं कि आज अग्निवीर की बड़ी चर्चा हो रही है, और मेरे उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर के रूप में अनेकों युवाओं ने किया है। 17 साल का युवा 21 साल तक अग्निवीर रहेगा, देशभक्ति का भाव आएगा, सेना युवाओं की दिखाई देगी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार 21 साल के बाद ही तो सब रोजगार ढूंढते हैं। और मुझे कहते खुशी है, मेरे राज्य उत्तराखंड ही नहीं, अनेकों राज्यों ने तय किया है कि ऐसे अग्निवीर के 50-25% युवा सेना में सीधा भर्ती होंगे, वहीं 75% जो युवा हैं उनके लिए हर राज्य सरकार ने दरवाजे खोले। क्यों ना खोले, राज्य सरकार की हर डिपार्टमेंट क्यों ना खोले, क्यों देशभक्ति के भाव के साथ जब सेना की ट्रेनिंग लेकर आएगा उसका राष्ट्र भाव होगा, देशभक्ति होगी, देश भाव होगा। हर राज्य चाहेगा ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे युवा को प्राथमिकता का नियुक्ति दी जाए। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, वो भी कालखंड में मैंने देखा है जब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सब बातें हम लोग समझते हैं। हर देश की सरकारें विदेशी एवं घरेलू खर्चों के आधार पर अपने विकास का तंत्र तैयार करती है, और मुझे बताते हुए खुशी है, अगर पूरे विश्व के आकलन से दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मेरा देश कर्जे के हिसाब से 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अगर देखा जाए जो चर्चा है, क्योंकि आजकल हम सब विषय को समझते हैं, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, और भारत आज भी कर्जे में 8वें स्थान पर है। मैं इस बात को कह सकता हूं, हमने अपनी उस स्थिति को भी कामयाब रखा है। और जहां जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी 18.7 आज हुई है, पिछली बार 19 थी। ये विकास की गति को बढ़ाने वाला विषय रहता है। इस बजट में 45,03,097 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 35,02,136 करोड़ रुपए राजस्व खर्च है, और पहली बार 11.11 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीगत व्यय के लिए खर्चा होगा। हम देखेंगे आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश की हर संस्थाओं को अच्छे भवन दिए हैं, अच्छे उसके जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए उसकी चिंता की है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमको मिलेगा। राजस्व प्राप्ति का विषय, आज एक एक व्यक्ति स्वेच्छा से इनकम टैक्स देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं जहां हम लोग आयकर से 19%, जीएसटी से 18%, निगम अन्य से 17% और गैर कर 9% के हिसाब से हमने जो अपना व्यवस्था बनाई है बजट की, उसमें आज गुणात्मक वृद्धि हुई है, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। जीडीपी का लक्ष्य 4.9% इस समय रखा गया है, और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 4.5 तक लाने का लक्ष्य रहेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था जहां 11वें स्थान से 5 पर आई है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं प्रारंभ में कहा, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं। मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी 30 अंक तक जाएगा। महोदय, मैं बहुत से विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, सारे विषय आपके सम्मुख हैं। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सब्सिडी का विषय हो, सरकारी हरित गतिशीलता लाने की दृष्टि से जीएसटी भुगतान पर कम सब्सिडी देने की बात रही हो, बायोगैस की दृष्टि से, और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत वाहनों से चलने वाले वाहनों का विषय हो, यह भी देश के लिए आवश्यक है, जिसकी चर्चा पूर्व में दिनों में आई है। महोदय, मैं कह सकता हूं कि आज युवाओं की दृष्टि से अगर मैं चर्चा करूंगा तो हमारे युवाओं को इसमें बहुत सुविधाएं देने का काम हुआ है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन लोन में 10 लाख से ज्यादा का लोन लेने पर 3% सरकार उसको चुकता करेगी। देश की प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप में 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये की एक मुफ्त किस्त दी जाएगी।
प्रथम बार अगर किसी नौकरी लगती है तो उसको जिसका वेतन 1 लाख से कम है उसको 15,000 रुपये 3 किस्तों में EPFO खाते में उनके जमा होगा। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की जो योजना निश्चित की है, मैं कह सकता हूं एक प्रभावशाली कदम रहेगा और गरीब व्यक्ति से सामने। किसानों की चर्चा हो चुकी है, मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा आज किसान को भी लगने लगा है कि अगर मैं अगर समृद्ध किसी राज्य में हो सकता हूं, किसी सरकार में हो सकता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और मैं, क्योंकि आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद, अपनी बात समाप्त करता हूं।